लेते हैं और हम बात करते हैं बाजार के फंडामेंटल्स को लेके, किस तरह के फैक्टर्स डेवलप हो रहे हैं इस बाजार में। हमारे साथ गिरी कैपिटल के हर्षद पटवर्धन जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। हर्षद, बहुत बहुत शुक्रिया। हर्षद, इस समय बाजार को देख के आपको कैसा लग रहा है? कहाँ कंफर्ट आ रहा है? अगर आप अर्निंग्स क्वालिटी की बात करें, ग्लोबल क्यूज की बात करें, जो सबसे बड़े मैक्रो वरीज थे, क्या कहीं ना कहीं वो फैक्टर इन हो गए? श्योर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद आपके शो में मुझे बुलाने के लिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स। बिफोर आई हेड इनटू द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, लेट मी सेट अ बैकड्रॉप। सी, फर्स्टली इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। बाजार प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, पर्टिकुलरली शॉर्ट टर्म के हिसाब से। बट बिफोर आई कम टू क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हाउ इंडियन मार्केट्स हैव डन compared to other markets, and that has been a stunning revelation for most people who have observed markets for a long time. तो आप लास्ट 12 महीने की जिक्र करें, एंडिंग अक्टूबर, इंडियन मार्केट MSCI इंडिया, that is how foreigners will look at India, MSCI इंडिया इंडेक्स 7.6% डाउन है US डॉलर में। लेकिन आप ग्लोबल इंडेक्स देखें तो 19.8% डाउन है, और इमर्जिंग मार्केट MSCI इंडेक्स इज डाउन 32.9%। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज कि इंडियन मार्केट बाकी दुनिया के जो इक्विटी मार्केट्स है उसके हिसाब से बहुत अच्छा किया है मार्केट। उसकी दो वजह है मेरे हिसाब से। एक तो फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत अच्छे हैं रिलेटिव टू अदर्स। उसकी वजह ऐसी है कि फिस्कल और मॉनेटरी स्टांस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ने लिया था, वो मेरे ख्याल से बाकी डेवलप कंट्रीज पर्टिकुलरली जो लिया था उससे काफी अच्छा है। विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट वी कैन से कि इट वाज वेरी वेरी प्रूडेंट। उसकी वजह से आप कॉर्पोरेट इंडिया वर्सेस कॉर्पोरेट US, कॉर्पोरेट यूरोप देखते हैं, तो अर्निंग्स ग्रोथ अंडरलाइन ओवर द नेक्स्ट 2 years ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी वेरी हेल्दी कंपेयर्ड टू मेनी अदर्स। आपको मालूम होगा कि US और यूरोप में तो बात चल रही है कि रिसेशन आएगा नहीं आएगा। इंडिया के कंटेक्स्ट में तो रिसेशन की तो बात कोई नहीं चल रही है, इनफैक्ट ग्रोथ अच्छा खासा रहेगा। आप कॉर्पोरेट इंडिया MSCI इंडिया देखते हो तो मिड टीन्स अर्निंग्स ग्रोथ रहेगा, CY 23 ओवर 22 और CY 24 ओवर 23। आप ये कंपेयर करते हैं MSCI वर्ल्ड, MSCI इमर्जिंग मार्केट, बहुत जगह पे स्मॉल सिंगल डिजिट ग्रोथ है, कहीं कहीं तो नेगेटिव ग्रोथ है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर is much better placed relative to many others, and that is the reason why people find India very attractive. In addition to that, दूसरी वजह ऐसी है, दूसरी वजह इंडियन मार्केट अच्छा किया है वो है फंडामेंटल्स के अलावा कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने काफी अच्छा सपोर्ट किया है मार्केट को। आपने कई बार कई शोज में इसके बारे में डिस्कशन किया ही होगा। तो उसके वजह से इंडियन मार्केट काफी रेजिलियंट है। तो इंडियन मार्केट का इमीडिएट व्यू देना मुश्किल है, लेकिन हम हमेशा मार्केट के बजाय हम देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स अच्छे करेंगे। आप लास्ट 15 साल में देखेंगे तो 15 साल में हमने स्टडी किया था, करीबन 6 करेक्शंस आए हैं मार्केट में, मोर देन 15% निफ्टी के हिसाब से। और हर करेक्शन में आप डेटा एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि करेक्शन के पहले जो सेक्टर्स अच्छे करते थे और करेक्शन के बाद में जो सेक्टर अच्छे करते हैं वो अलग अलग होता है। आप पैंडेमिक के करेक्शन की बात करें तो करेक्शन के पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल्टी और टेलीकॉम, ये 3 सेक्टर्स बहुत अच्छे किए थे। लेकिन पैंडेमिक के बाद में आप 1 साल देखें तो IT सर्विसेज, मटेरियल्स एंड मेटल्स, ये सेक्टर्स अच्छे किए हैं। तो ये बार nobody knows whether we are out of the previous correction fully, लेकिन हमारे हिसाब से ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स और बैंक, ये 3 सेक्टर्स हमारे हिसाब से आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा रिलेटिवली आउट परफॉर्म करेंगे। मिस्टर पटवर्धन, बिल्कुल बिजनेस एनवायरनमेंट तो बिल्कुल चेंज हो गया है। प्री कोविड और पोस्ट कोविड में बहुत सारी चीज़ें तब्दीलियां हो गई हैं, तो आपके ये पसंदीदा सेक्टर, लेकिन कुछ और स्पेसेस को आपके साथ डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे आप अभी Q2 के नंबर्स को भी एनालाइज कर रहे थे, अगर FMCG के नंबर्स को भी देखा, और इनफैक्ट ये सारे सेक्टर्स में ही है, क्योंकि मार्जिन प्रेशर है, रॉ मटेरियल कॉस्ट का प्रेशर सभी स्पेसेस में पड़ा है। लेकिन इस स्पेस में अगर आप कुछ बड़े ब्रांड्स को देखें तो उन्हें लगता है कि Q3 में शायद कमोडिटी प्राइसेस ईज आउट हो जाएंगे, उनकी शायद इनपुट कॉस्ट ईज आउट हो
लेकिन कुछ ब्रांड जैसे ब्रिटानिया जो बहुत ही वोकल होकर कह रहे हैं कि Q3 Q4 में कहीं पर भी कमोडिटीज के प्राइसेस में नरमी नहीं आएगी, तो यानी रेजिलेंट होकर इन्फ्लेशन के उस इम्पैक्ट को चाहे प्राइस हाइक के फॉर्म में पास करके किसी तरह से भी, कहाँ आपको ग्रोथ विजिबिलिटी कहाँ दिखती है FMCG स्पेस में, कैसे देखना चाहिए इसे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल FMCG स्पेस में जैसे मैंने कहा कि ऑटोमोबाइल, बैंक्स और इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स हमारे हिसाब से लीडिंग सेक्टर्स होंगे। तो FMCG में उतना हमारा कन्विक्शन अभी तक बना नहीं है। और इंडिविजुअल कंपनी की बात करें तो इंडिविजुअल कंपनी वाइज थिंग्स कैन बी डिफरेंट। तो कमोडिटी, जैसा कमोडिटी आपका इनपुट अलग अलग मटेरियल्स होता है, सिमिलरली प्राइसिंग पावर हर एक कंपनी का अलग अलग होगा, डिपेंडिंग ऑन कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, डिपेंडिंग ऑन हाउ द कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग। तो कई कई जगह पे प्राइसिंग पावर होगा। हर एक कंपनी के हिसाब से भी फर्क पड़ता है कि कोई कंपनी दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर मार्जिन्स इवन इफ दे लूज आउट ऑन वॉल्यूम्स, फाइन, whereas there are some companies, as you know, who basically say that we do not want to lose market share. तो मेरे ख्याल से कंपनी टू कंपनी सिचुएशन अलग होगा, लेकिन FMCG एज अ सेक्टर वी आर नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन। ठीक है हर्षद, आपकी ना टॉप होल्डिंग्स में से रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है। मैं वजह जान सकता हूँ आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी क्यों रखा हुआ है और आगे क्यों रखना चाहते हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज आप होल्डिंग हमेशा जो हमारे न्यूज़लेटर में देखेंगे वो होल्डिंग देखेंगे, वो बेट नहीं देखेंगे कंपेयर टू दी बेंचमार्क। तो उसके हिसाब से आपको कन्विक्शन का पता चलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्लियरली इज ऑब्वियसली देयर आर इश्यूज as far as refining is concerned, particularly sequentially, लेकिन retail और telecom ये दोनों में Reliance continues to be in a leading position. Also they are taking big bets, as you know, renewables, which will pay off over a long period of time. तो relative attractiveness, relative bet हमारा थोड़ा कम हो गया है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज, बिकॉज इट आल्सो कंटिन्यूज टू डोमिनेट इन सम ऑफ द न्यू एरियाज, वी कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव। हर्षद, आपने ऑटोमोबाइल की बात की। हमने ऑटोमोबाइल में देखा कि ट्रैक्टर कंपनीज, ट्रैक्टर यूवी कंपनी जैसे M&M, कुछ हद तक अशोक लेलैंड भी, CV, टू व्हीलर में सिर्फ TVS ही चला है अभी तक। क्या अब टाइम आ गया है कि अब दूसरी अंडर परफॉर्मिंग साइड ऑफ टू व्हीलर्स को भी देखा जाए, या क्योंकि पैसेंजर व्हीकल के स्टॉक्स तो एक ही स्टॉक पूरा लिस्टेड ही है, काफ़ी चल चुका है, या आप CVs की तरफ देखना चाहेंगे? वो भी, वहाँ भी जगह है। अपने पीक सेल्स से इंडस्ट्री भी काफ़ी नीचे है, 30-40% नीचे है। टू व्हीलर्स में पीक सेल्स से काफ़ी नीचे है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल पीक सेल्स के आसपास पहुँच गई है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि मैंने कहा कि हम ऑटोमोबाइल्स पे पॉजिटिव है, लेकिन क्लियरली एज यू नो वी रन अ 20-25 स्टॉक्स पोर्टफोलियो। वो लीडिंग सेक्टर में भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई विच आर गोइंग टू बी द लीडिंग कंपनीज। तो उस हिसाब से ऐसा नहीं कि हर एक ऑटो स्टॉक पे हम पॉजिटिव है। ऑटो में पॉजिटिव हम क्यों है, मैं और एक रीजन आपको बताता हूँ, दैट इज अ टॉप डाउन रीजन। आप निफ्टी EPS देखे FY22 वर्सेस FY24। FY22 में ऑटोमोबाइल का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1.5% था। हमारे हिसाब से वो बढ़ के 5.4% होने वाला है 2 साल में। दैट इज द रीजन। सो प्रॉफिट ग्रोथ इन ऑटोमोबाइल सेक्टर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लार्ज, बट उसमें भी यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। सो वी आर पर्टिकुलरली सिलेक्टिव ऑन 4 व्हीलर्स एंड विद इन 4 व्हीलर्स UVs हम बहुत पॉजिटिव है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 व्हीलर में भी उतनी बिजनेस मोमेंटम आएगा, क्योंकि उसका कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स अलग है, उसका मार्केट अलग है, उसमें प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन का साइकिल्स अलग अलग है। तो मेरे हिसाब से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सिलेक्टिव, बिकॉज आपने किसी भी सेक्टर में देखा होगा, हमने काफी इसके ऊपर स्टडी किया है कि डिस्पर्शन ऑफ स्टॉक रिटर्न्स इज वेरी वेरी हाई इवन इन अ होमोजीनियस सेक्टर लाइक 2 व्हीलर्स और सीमेंट। So it's very important to identify the leading sector, but also equally important to identifying the right stocks to bet on in that sector. राइट, मिस्टर पटवर्धन, दूसरे आपके जो स्पेसेस थे, आपने इंडस्ट्रियल की बात की, कैपिटल गुड्स की बात की, यहाँ पर किस तरह का व्यू बनाना चाहिए? क्या सारा इस स्पेस आपको प्रॉमिसिंग लगता है, या यहाँ पर भी एक व्यू मिड कैप स्पेस में ज़्यादा बुलिश बेट्स रख सकते हैं, या लार्ज कैप आपकी पसंदीदा रहेंगी?
तो कैपिटल गुड्स पे हम पॉजिटिव है, इसकी वजह यह है कि 10-12 साल के बाद 2010-11 के बाद फर्स्ट टाइम बहुत सारे, ये एक्चुअली हम लास्ट 1 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हम इस पे जो कंपनीज रिजल्ट्स के बाद जो कमेंट्री देती है कैपिटल गुड कंपनीज, उस पे ऊपर हम काफी ध्यान से सुनते हैं। तो लास्ट 6 से 9 महीने के में ये पता चल रहा है कि आफ्टर ऑलमोस्ट 10-12 years वी आर सीइंग अपटर्न इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और 1-1.5 साल पहले ये काफी सेगमेंट, किसी सेगमेंट्स में ही था, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल कंपनीज इन्वेस्ट कर रही थी, तो उस सेगमेंट में देयर वाज अपटर्न। लेकिन अभी तो मेरे ख्याल से वो काफी ब्रॉड बेस्ड रिकवरी हमको दिख रही है। आपने लार्ज कैप और मिड कैप के बारे में पूछा, तो एक्चुअली आप कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर देखते हो तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मेरे ख्याल से 1-2 कंपनी छोड़ के उसमें लार्ज कैप है ही नहीं। लेकिन बहुत 10-12 सालों के बाद हम काफी सारा आई वुड से ब्रॉड बेस्ड रिकवरी दिख रही है। आप एबीबी सीमेंस जैसे कंपनीज का कमेंट्री सुनेंगे तो वो भी कहते हैं कि उनके जो बिजनेस सेगमेंट्स है, काफी सारे बिजनेस सेगमेंट्स में अपटर्न दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एक्सपोर्ट्स इज इमर्जिंग एज अ बिग थिंग फॉर इंडियन कैपिटल गुड्स कंपनीज। तो बहुत सालों के बाद इतना अच्छा माहौल है कैपिटल गुड्स में। ठीक है हर्षद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज समय दिया आपने और अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। आगे बढ़ते हैं इस